नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प लेख है। शीर्षक है द डिजिटल आर्किटेक्ट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर पैसिव इनकम। और इसकी पहली ही लाइन मतलब उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसमें लिखा है कि अच्छी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी बन जाएगी। ये सोच अब पुरानी हो चुकी है। हाँ, ये तो है। आज का सच ये है कि जिसने अपना डिजिटल सिस्टम बना लिया उसकी जिंदगी बन गई। ये एक बहुत बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं और देखते हैं कि इंटरनेट को सिर्फ टाइम पास के साधन से कमाई की मशीन में बदलने का क्या कोई वाकई प्रैक्टिकल तरीका है। ये दावा जितना बड़ा है ना, उतना ही आज के समय में सच भी होता जा रहा है। ये पूरा लेख एक बुनियादी फर्क पर टिका है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। एक्टिव और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो है जो हम में से ज्यादातर लोग कमाते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग हो गई, कोई नौकरी, या यूट्यूब के लिए वीडियो एडिटिंग करना। मतलब आप काम करते हैं, आपको पैसा मिलता है। एग्जैक्टली। आप छुट्टी पर जाते हैं, पैसे आने बंद हो जाते हैं। एक सीधी सादी डील है। यानी जब तक आप चक्का घुमा रहे हैं तब तक ही गाड़ी चल रही है। जैसे आपने घुमाना बंद किया सब कुछ ठप। लेख में इसे एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा बताया गया है, जो सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। बिल्कुल। और यहीं से लेख दूसरे आइडिया पर आता है, जिसे वो असली खेल कहता है, पैसिव इनकम। यहाँ बात काम करने की नहीं है, बल्कि एक सिस्टम या कह सकते हैं एक एसेट बनाने की है। एक डिजिटल संपत्ति। हाँ, एक ऐसी डिजिटल संपत्ति बनाने की जो आपके लिए 24/7 काम करे, तब भी जब आप सो रहे हो या कहीं घूम रहे हो। ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये वेल्थ क्रिएशन का एक पूरा मॉडल है। डिजिटल संपत्ति या डिजिटल एसेट, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, नहीं? इसे आम भाषा में कैसे समझें? क्या ये कोई वेबसाइट है, ऐप है? लेकिन इसे एक आम के पेड़ के उदाहरण से समझिए। ओके। एक्टिव इनकम का मतलब है आप किसी के बाग में जाकर आम तोड़ने का काम करते हैं। जितने आम तोड़ेंगे उतने पैसे मिलेंगे। काम बंद, पैसे बंद। बिल्कुल। लेकिन एक डिजिटल एसेट बनाना, वो अपने आंगन में आम का पेड़ लगाने जैसा है। शुरुआत में मेहनत लगेगी, गड्ढा खोदना, पौधा लगाना, पानी देना, देखभाल करना। हाँ, वो तो है। लेकिन एक बार जब वो पेड़ बड़ा हो गया, तो वो हर मौसम में आपको फल देगा, चाहे आप उसके नीचे बैठे हों या नहीं। वो पेड़ आपकी संपत्ति है। OLX, Amazon, YouTube, ये सब ऐसे ही डिजिटल पेड़ हैं जिन्हें उनके मालिकों ने एक बार लगाया था। वाह, ये आम के पेड़ वाला उदाहरण कमाल का है। इसने तो पूरा कॉन्सेप्ट ही साफ कर दिया। मतलब OLX का फाउंडर रोज ऑफिस जाकर पुराने फोन नहीं बेच रहा। नहीं। उसका लगाया हुआ पेड़ यानी उसका प्लेटफॉर्म लोगों को ये करने दे रहा है और वो कमा रहा है। एग्जैक्टली। और यही हमें इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है, मानसिकता, माइंडसेट। अच्छा। लेख में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। वो कहता है कि इंटरनेट पर 90% लोग सिर्फ कंटेंट के उपभोक्ता हैं, मतलब कंज्यूमर। और सिर्फ 10% लोग। सिर्फ 10% लोग उस कंटेंट के लिए प्लेटफॉर्म के मालिक हैं, ओनर। और पैसा हमेशा मालिक ही कमाता है। 90% बनाम 10%, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और जब इस नजरिए से सोचते हैं तो ये बात सच भी लगती है। लेख में कुछ सीधे सवाल भी पूछे गए हैं। हाँ। यूट्यूब पर वीडियो देखने वाला कमाता है? नहीं। यूट्यूब बनाने वाला? हाँ। OLX पर सामान खरीदने वाला अमीर होता है? नहीं। OLX बनाने वाला? हाँ। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम में से ज्यादातर लोग इंटरनेट को इस्तेमाल करने वाली 90% की भीड़ में है, उसे बनाने वाले 10% में नहीं। और ये सिर्फ एक बिजनेस टिप नहीं है, ये इंटरनेट के साथ हमारे रिश्ते को बदलने का एक न्योता है। एक तरह से पैसिव कंजम्पशन से एक्टिव क्रिएशन की ओर जाने का। इन प्लेटफॉर्म्स की असली ताकत क्या है? ये समस्याओं को सुलझाते हैं, ये लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। एक टैलेंटेड वीडियो एडिटर को एक कंटेंट क्रिएटर से मिलाना, एक किराएदार से मिलाना। हाँ, या एक नौकरी देने वाले को एक नौकरी ढूंढने वाले से मिलाना। वे एक इकोसिस्टम बनाते हैं और उस इकोसिस्टम में होने वाले हर लेनदेन से वैल्यू क्रिएट होती है। ठीक है, मैं ये ओनर वाली मानसिकता समझ गई, पर अब असल सवाल पर आते हैं। हम सब YouTube या Amazon तो नहीं बना सकते। ये तो अपने पिछवाड़े में रॉकेट बनाने जैसा लगता है। हाँ, सही बात है। एक आम इंसान जिसके पास एक लैपटॉप और एक आइडिया है, वो असल में क्या बना सकता है जिसके चलने का कोई चांस भी हो? और यही इस लेख की सबसे अच्छी बात है। वो कहता है कि आपको रॉकेट बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको कोई क्रांतिकारी आइडिया नहीं चाहिए। तो फिर आपको सिर्फ एक सफल मॉडल को अपने लोकल एरिया या अपनी कम्युनिटी के लिए अपनाना है।
बड़े राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स के बीच में छोटे स्थानीय या कह लीजिए हाइपर लोकल प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत जगह खाली है। अच्छा, जैसे कि लेख में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं? हाँ, और बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण है। पहला है क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म। इसे सबसे आसान और शक्तिशाली बताया गया है। सोचिए, सिर्फ आपके शहर के लिए एक वेबसाइट जहां लोग किराए के मकान, पुरानी बाइक या सेकेंड हैंड मोबाइल की लिस्टिंग डाल सकें। 1 मिनट, लेकिन इसके लिए OLX पहले से ही है। कोई मेरे छोटे से लोकल प्लेटफॉर्म पर क्यों आएगा? ये सवाल तो सबसे पहले दिमाग में आता है। बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है विश्वास और फोकस। ट्रस्ट इन फोकस। OLX बहुत बड़ा है और इसीलिए वहां फ्रॉड भी बहुत होते हैं। हाँ, ये तो है। एक लोकल प्लेटफॉर्म जो सिर्फ आपके शहर, मान लीजिए रायपुर या कानपुर के लिए है, वो एक कम्युनिटी का एहसास देता है। लोग एक दूसरे पर ज्यादा भरोसा करते हैं। आप सिर्फ रायपुर के वेरीफाइड मकान मालिकों को ही लिस्ट करने की इजाजत दे सकते हैं। ये फोकस ही आपकी ताकत है। इसी तरह एक और मॉडल है जॉब लिस्टिंग प्लेटफॉर्म, लेकिन पूरे देश के लिए नहीं, सिर्फ आपके जिले के लिए, जहां लोकल फैक्ट्री, दुकानें और ऑफिस अपनी जरूरतें पोस्ट कर सकें। ये दिलचस्प है। मतलब बड़े तालाब की छोटी मछली बनने से अच्छा है छोटे तालाब की बड़ी मछली बनो। बिल्कुल। एक और उदाहरण था शायद रियल एस्टेट का। हाँ, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लिस्टिंग प्लेटफॉर्म। हर शहर में प्लॉट, मकान, दुकान की जानकारी के लिए एक भरोसेमंद लोकल पोर्टल की हमेशा कमी होती है। आप शहर के सारे प्रॉपर्टी डीलर्स को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। सही बात है। एक और बहुत अच्छा आइडिया है सोशल मीडिया नीश प्लेटफॉर्म। फेसबुक बहुत बड़ा है, लेकिन सोचिए अगर सिर्फ आपके शहर के स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म हो जहां वो नोट्स शेयर कर सकें, सेकंड हैंड किताबें बेच सकें या इंटर्नशिप ढूंढ सकें। या फिर किसानों के लिए कम्युनिटी। हाँ, जहां वो मंडी के भाव या नई तकनीक पर बात कर सकें। और एक टिफिन सर्विस वाला आइडिया भी था, है ना? मुझे वो बहुत पसंद आया। हाँ, टिफिन सर्विस एग्रीगेटर। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा कजन अपनी पहली जॉब के लिए पुणे शिफ्ट हुआ। पहले महीने उसका डिनर सिर्फ मैगी होता था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी टिफिन सर्विस अच्छी और भरोसेमंद है। एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म जो उस जैसे लोगों की ये एक समस्या सुलझा दे, वो उसके लिए किसी नेमत से कम नहीं होता। आपकी बात सुनकर मुझे इन सभी आइडियाज में एक पैटर्न नजर आ रहा है। क्या व्यवस्थित करते हैं? अच्छा। इनकी असली वैल्यू प्रोडक्ट बनाने में नहीं, बल्कि खरीदार और बेचने वाले दोनों का समय और मेहनत बचाने में है। ये विश्वास पैदा करते हैं और इसीलिए ये एक सिस्टम की तरह 24/7 चल सकते हैं, नौकरी की तरह नहीं, जहां आपको रोज सुबह 9 बजे पहुंचना जरूरी है। ठीक है, आइडियाज तो बहुत अच्छे हैं, पर हम सब जानते हैं कि 99% आइडियाज सिर्फ दिमाग में ही रह जाते हैं। लोगों को डर लगता है, पैसा कौन लगाएगा, ये चलेगा भी या नहीं, लोग आएंगे कहाँ से। लेकिन सबसे बड़ी गलती के बारे में क्या कहता है? मतलब सालों तक सिर्फ सोचते रहना। लेख इसी डर को सबसे बड़ी रुकावट मानता है और इससे निपटने के लिए वो लीन स्टार्टअप का सिद्धांत बताता है, बस उसका नाम लिए बिना। लीन स्टार्टअप, ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। एक तरीका है कि आप लाखों का लोन लें, एक बड़ी सी जगह खरीदें, पूरा मेन्यू तैयार करें और फिर रेस्टोरेंट खोलें। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। जाहिर है। लीन स्टार्टअप का तरीका कहता है, ये सब करने से पहले एक वीकेंड के लिए एक छोटा सा फूड स्टॉल लगाओ। वो स्टॉल आपका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, MVP। आप परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, क्या लोगों को मेरा खाना इतना पसंद है कि वो उसके लिए पैसे देने को तैयार हैं? मतलब पहले बाजार का पानी टेस्ट करो, फिर पूरी छलांग लगाओ। एग्जैक्टली। और लेख यही डिजिटल दुनिया में करने को कहता है। एक मॉडल चुनें, फिर लाखों की वेबसाइट या ऐप बनाने के बजाय एक मुफ्त के ब्लॉगर या wordpress.com ब्लॉग से शुरुआत करें। ओके। बनाएं एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाएं। जब आपको दिखने लगे कि हाँ 100-200 लोग रोज आ रहे हैं, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तब धीरे धीरे एक प्रॉपर वेबसाइट और ऐप की तरफ बढ़ें। ये तो बहुत प्रैक्टिकल रास्ता है। इसमें तो पैसा भी नहीं लग रहा, सिर्फ मेहनत लग रही है। और लेख की एक लाइन है जो मुझे लगता है हर किसी को सुननी चाहिए। कौन सी? आपको शुरुआत परफेक्ट नहीं करनी, आपको शुरुआत करनी है। ये परफेक्शन का इंतजार ही है जो ज्यादातर सपनों को शुरू होने से पहले ही मार देता है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि कोई भी प्लेटफॉर्म पहले दिन सफल नहीं होता। लेख कहता है कोई भी प्लेटफॉर्म पहले दिन नहीं चलता, लेकिन जो चलता रहता है वही एक दिन प्लेटफॉर्म बन जाता है। ये निरंतरता, मतलब कंसिस्टेंसी और धैर्य की बात है। बिल्कुल। आप उस फूड स्टॉल को हर वीकेंड पे लगाते रहते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, मेन्यू बदलते हैं और एक दिन वो एक कामयाब रेस्टोरेंट बन जाता है। तो द डिजिटल आर्किटेक्ट से हमने जो समझा उसका निचोड़ यह है कि इंटरनेट से असली और लंबी कमाई का तरीका सिर्फ कंटेंट बनाना
लाइक पाना या फॉलोअर बढ़ाना नहीं है। हाँ। असली तरीका है अपना एक डिजिटल सिस्टम, अपना एक डिजिटल आम का पेड़ लगाना। एक ऐसा सिस्टम जो आपके लिए काम करे, ना कि आप सिस्टम के लिए। बिल्कुल। ये सफर एक छोटे से फेसबुक पेज से शुरू होकर एक बड़े ऐप तक जा सकता है, और एक दिन, जैसा लेख में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, ऐसी स्थिति आ सकती है कि आप काम नहीं ढूंढेंगे, काम आपको ढूंढेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली लक्ष्य है। इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। इस लेख में डेटिंग, कुरियर, गेमिंग जैसे कई प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट है, लेकिन इसे सिर्फ बिजनेस आइडिया की लिस्ट की तरह नहीं देखना चाहिए। एक पल रुककर सोचें, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में या अपनी कम्युनिटी में ऐसी कौन सी बिखरी हुई चीज है जिसे जोड़ा जा सकता है? ऐसी कौन सी अधूरी कड़ी है जिसे एक सिंपल डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूरा किया जा सकता है? शायद वो मौका वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। बस जरूरत है इंटरनेट को एक उपभोक्ता की नजर से नहीं, बल्कि एक मालिक की नजर से देखने की।